Hello everyone. As you know, I have already discussed in previous video Newton's third law of motion. That is, this is called also the law of action reaction. But so today let us discuss about the some applications on the basis of Newton's third law of application, like here motion of rockets and jet aeroplanes, and a swimmer swims in a swimming pool, walking on the ground, etc. On simple walking, है ना. तो a man jumps from a boat. I have written here 4 examples, and you can give a more examples around you, and you can watch बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आसपास में देख सकते हो. बट अब ये यहाँ पर 4 एग्जांपल हैं, तो सो लेट अस एलोब्रेट देम, और इनको कुछ एलोब्रेट करते हैं, तो इन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं. नंबर 1, जैसे आप देख रहे होंगे कि मोशन ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स. तो ये कैसे न्यूटन थर्ड लॉ पे वर्क करता है, तो इसको हम एलोब्रेट कर देते हैं. तो इससे समझ लीजिए. ऑल्सो यू कैन राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. तो द रॉकेट और जेट एरोप्लेन्स इंजन एक्सपेल्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल. हॉट गैसेस कहाँ से? जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से होती हैं. विद लार्ज स्पीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम इट्स रियर एंड. तो जैसे ही रॉकेट है, रॉकेट के डाउन एंड की तरफ हॉट गैसेस रिलीज होती हैं. फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, an equal and opposite reaction acting on the rocket pushes the rocket in the forward direction. तो जैसे ये रॉकेट है ना, तो रॉकेट में जो इंजन होता है वो फ्यूल बर्न करता है, और पीछे की तरफ हॉट एयर ये ऐसे रिलीज़ करता है. तो ये सब हॉट एयर, जिसकी वजह से ये गैसेस तो इसको इस तरफ फोर्स पुश करती हैं, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में इस रॉकेट पर भी फोर्स लगाती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ये इस तरीके से वर्क करता है. तो नेक्स्ट वन, अ स्विमर स्विम्स इन अ स्विमिंग पूल. तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि स्विमर पुशेस द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द वाटर एक्सर्ट फोर्स ऑन द स्विमर विच पुशेस हिम फॉरवर्ड. तो जैसे स्विमर है, स्विमर क्या करता है, अपने हैंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपने हैंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से वाटर को पुश करता है. वैसे ही वाटर भी उसकी बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है. ठीक है. तो ये भी आपका एक्शन एंड रिएक्शन लाइक अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया. तो ये भी वर्क करता है. नेक्स्ट वन आपका वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. जैसे ही हम वॉकिंग करते हैं इस तरीके से ग्राउंड पे, तो या कहीं पर भी, जैसे ही हम पैर से क्या करते हैं, नेक्स्ट पैर आगे बढ़ाने के लिए, तो ये जो है इसे पुश करते हैं, अर्थ को, ज़मीन को पुश करते हैं, और ज़मीन भी, अर्थ भी हमारे पैर पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं. ऐसे ही अ मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट. जब हम बोट पे जा रहे होते हैं, और बोट से क्या करते हैं, ऐसे जंप करते हैं, बोट को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, और पुश करने के साथ बोट भी हमारी बॉडी पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है, जिससे हम जंप होके उसके बाहर आ जाते हैं. तो ये इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे. तो इसे आप नोट कर लीजिए. इफ़ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माय वीडियो, देन यू कुड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें. और इसके साथ में आपको अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए. तो चलिए देखते हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने बहुत सारे पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स भी होता है. तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हम बात करते हैं. वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ, इफ़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ 2 और मोर बॉडीज़, 2 या उससे ज़्यादा बॉडीज़ हों,
then the total momentum of the system remains constant. If that is if f equal to 0, f अनबैलेंस्ड फोर्स है और f 0 है मतलब ठीक है, देन p कांस्टेंट होगा, लीनियर मोमेंटम जो है टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इस डेफिनेशन को नोट करिए, आई विल प्रूफ इट। जैसे मान लीजिए अभी प्रूफ करते हैं, जैसे ये दो बॉडी हैं, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। अभी मान लीजिए ये दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये इस तरफ आ रही है और इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है, मास भी डिफरेंस है, ये एक तरफ आ रही है। इनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है और इस u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है और इसकी, अब देखिए इनमें कोलिजन होगी। अभी इनमें मोमेंटम कितना है, p1 इसका मोमेंटम जो है m1 u1 और इसका मोमेंटम p2 m2 u2 है, m2 u2, ठीक है। तो अगर जब ये कोलिजन होगी तो ऑब्वियसली इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी और इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। लाइक अब वेलोसिटी के बाद, अब कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हो जाएगी। अब डायरेक्शन भी चेंज होगी, पता नहीं किस तरफ होगी, बट इस पे इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन हो गई, बिफोर कोलिजन टकराने से पहले, और आफ्टर कोलिजन की कंडीशन यहाँ से कि वेलोसिटी v1 हो जाएगी और ये वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v2 हो जाएगी। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है, वीडियो कट रही है, चलिए खैर अभी मैं नोट कर लीजिए इसे पहले डेफिनेशन को, ठीक है, देन आई विल प्रूफ इट। नोट डाउन, देखिए प्रूफ। Consider two bodies and A and B of mass m1 and m2 with initial velocities u1 and u2 respectively, ठीक है। कोई दो बॉडी हैं A और B, उनके मास जो हैं m1 और m2 हैं, वो जैसे वहाँ पे बनी हुई हैं। विद इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 एंड u2, उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और u2 हैं बिफोर कोलिजन। और लेट द v1 एंड v2 वेलोसिटीज बिकम्स आफ्टर कोलिजन, और ये कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है रिस्पेक्टिवली, दोनों की बॉडी। और इस कोलिजन में टकराने में जो टाइम इंटरवल है, टाइम लगता है, वो स्मॉल t मैंने मान लिया है कि टकराती हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज होने में, क्योंकि देखिए कोलिजन होगा, टकराएंगी तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हो सकता है ये स्लो चल रही है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो, ये इधर जा रही हो, अगर दोनों तेज़ आ रही हैं तो उनकी वेलोसिटी में कुछ कमी आएगी। तो इस जो वेलोसिटी चेंज होने में, जो वेलोसिटी को चेंज होने में वो टाइम लगेगा, वो t मान लिया है। और इस तरीके से हम लिखते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे दोनों बॉडीज़ दो से ज़्यादा हों तब भी, तो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना होगा बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। तो कोलिजन से टकराने से पहले m1 u1 इसका हो गया और प्लस m2 u2, दोनों बॉडीज़ का टकराने से पहले मोमेंटम, और हमें प्रूव करना है। तो फिर पहले टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है ना, ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो m1 u1 और m2 v2, और ये दोनों m1 v1 प्लस m2 v2, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो गया दोनों का। अब हमें प्रूव करना है कि ये कंजर्व है, ये दोनों मोमेंटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इस बात को प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए पे मान लीजिए, पहले हम ए पे फोर्स निकालते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए बॉडी की, जो ए बॉडी से मान लीजिए, तो ए बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होने की रेट है उसी से हम न्यूटन्स को सेकेंड लॉ से कंसिडर करते हैं। नोट करिए इसे, मैं अरेंज कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो जो नीचे यहाँ से देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए, तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t, तो यही तो हुआ ना, m1
हाँ m1 v1 m1, ठीक है, ये आपका FA हो गया, फोर्स FA, फोर्स ऑन बॉडी A। क्वेश्चन चाहे से 1 मान लो या फिर ना मानो। अब इसी तरीके से हम फोर्स ऑन अ बॉडी B पे फाइंड करते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी B इक्वल टू वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी B, ऑफ बॉडी B। तो FB इज इक्वल, ये आपका आ जाएगा m2 v2 माइनस m2 u1 और अपॉन में t। तो ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पे लिखिए नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि FA, किसी बॉडी A ने फोर्स लगाया B पर, तो B भी उतना ही फोर्स लगाएगी, तो वो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए माइनस क्या शो कर रहा है, B बॉडी पर, B बॉडी जो है फोर्स A पर भी उतना ही, यानी फोर्स ऑफ बॉडी A, इस बॉडी ने A पर जितना फोर्स B ने A पे लगाया, A ने भी उतना ही लगाया, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तभी दोनों को लिखा मैंने इक्वल। देखिए FA इक्वल FB, मतलब दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों बॉडी के फोर्स इक्वल हैं, दोनों बॉडी पे कोलिजन के टाइम, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पर FA की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो m1 v1 तो माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल अपॉन में t इक्वल टू ये वाला m2 माइनस पहले लगा लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट से पहले, फिर m2 लिखिए, m2 v2 माइनस m2 u2 और अपॉन में यहाँ पे u2 होगा और अपॉन में t से t देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। m1 v1 और माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस, ये माइनस अंदर भेज दीजिए तो आपका m2 v2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा m2 u2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बिफोर कोलिजन का मोमेंटम क्या था बिफोर, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये आपको इक्वल करना है। आपको इक्वल क्या करना है, m1 u1 प्लस m2 u2, तो यानी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले दोनों बॉडी का मोमेंटम और कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम आना चाहिए। तो देखिए सेम आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से, ये नेगेटिव है, v को एक तरफ, v वाली वैल्यू v1 और v2 एक तरफ कर लीजिए, u1 u2 एक तरफ कर लीजिए, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इधर आ गया इक्वल टू m1 u1 और प्लस m2 u2। तो ये देखिए आपका प्रूव हो गया, ये आपका टोटल मोमेंटम, टोटल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये क्या है, कोलिजन के बाद का है, इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। दिस इज स्टेट दैट दिस प्रूफ दैट कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, पूरी दो बॉडी हों या दो से ज़्यादा बॉडी हों, यहाँ पर अब मैंने दो बॉडी को लेके प्रूव किया है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दो बॉडी से ही पढ़ना है। तो ये कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है या सेम है आप कह सकते हो। तो ये रहा आपका, और ये लास्ट टॉपिक ऑफ इस चैप्टर का था, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब न्यूमेरिकल्स होंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इसके भी, जैसे इसमें आपके वही एक न्यूटन जो थर्ड लॉ के एग्जांपल हैं वो भी यहाँ पर वर्क करेंगे।
ठीक है। तो जैसे कोई भी दो बॉडी टकरा जाती हैं तो यहाँ पर मोस्टली बस वही बात है। तो रिकॉइलिंग ऑफ अ गन जैसे है, जब गन को फायर किया जाता है तो यहाँ पर भी कुछ वो एप्लीकेशन किसकी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की है। और फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट की फ़्लाइट जो है वो भी अभी पीछे लिखाई थी। तो इसके बाद नोट कर लीजिए इसे और फिर न्यूमेरिकल्स। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही है। तो मैं इसको रीड करके बता रहा हूँ आपको पहले कि आपको फिगर से भी समझ में आ रहा होगा। देखिए ये कि आप बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम इज़ हॉरिजेंटली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 1.5 kg, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसकी लैंग्वेज को पढ़ने के बाद में आपकी वैल्यू कैसे आप देखेंगे उसको आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर मोमेंटम आपको इसमें यूज़ करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट्स मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो वही दो बॉडी हैं, एक तो बुलेट है और एक आपका पिस्टल है। तो ये पिस्टल है और ये बुलेट है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर भी, लेकिन बिफोर फायरिंग यानी कोलिजन का मतलब देखिए कोलिजन यहाँ टकराओ तो ये कोलिजन होगी, कोलिजन, लेकिन यहाँ कोलिजन थोड़ी होगी, यहाँ बुलेट और पिस्टल दोनों टकराएंगे नहीं, लेकिन यहाँ कोलिजन होगी जब आप इस ट्रिगर को ऑन करेंगे। तो जैसे यहाँ से तब कोलिजन होगी। तो कोलिजन से पहले जब मतलब फायर नहीं किया गया इसको, तो फायर नहीं किया गया तब आपका क्या है, उससे पहले मोमेंटम कितना है उसको समझिए। तो अगर मान लीजिए इसका मास कितना है, m1 है, और जो कि बुलेट का मास m1 क्या दे रखा है 30 ग्राम। तो बुलेट का मास हम यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, m1 जो है मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, तो बुलेट का मास m1 मान लीजिए वो आपको 30 ग्राम। एक चीज़ यहाँ नोट करिए, 30 ग्राम और ये पिस्टल का मास 1.5 kg है। तो आपको पता है कि मास हमेशा ही केजी में न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, तो 30/1000 करिए तो ये आपका केजी में आ जाएगा। तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.03 kg ये तो हो गया m1। u1 आप पहले नोट करिए, ठीक है, बिफोर कोलिजन u1 मतलब बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन, ऐसे लिखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन, बिफोर फायरिंग भी लिख सकते हो कोलिजन की जगह यहाँ, क्योंकि फायर किया जा रहा है बिफोर फायरिंग से पहले वो कि u1 है, u1 इज इक्वल टू आपकी क्या है, फायरिंग की नहीं है तो बुलेट की वेलोसिटी 0 है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग जो कि आपको दे रखी है, फायर होने के बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 100 मीटर, जो कि आपकी v1 होगी और 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ऐसे ही आप लिखिए, ये तीन वैल्यू आपने बुलेट के लिए लिख ली यानी बॉडी फर्स्ट के लिए। अब सेकेंड बॉडी आपकी पिस्टल, तो मास ऑफ पिस्टल m2 इक्वल टू 1.5 kg, ये हो गया। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल यानी बिफोर फायरिंग। देखिए फायरिंग करने से पहले पिस्टल की वेलोसिटी क्या है u2, क्योंकि u1 आप ऊपर ले चुके हो तो u2 होगी, u2 भी 0 है ना। जब पिस्टल में अभी तो कोई जर्क नहीं है, आप पकड़े हैं बिल्कुल
हमें यहाँ जर्क फाइंड करना है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल फाइंड करना है। इसे रिकॉयल वेलोसिटी कह सकते हो या जर्क कह सकते हो, जो कि पिस्टल की वजह से जो आपको पुश करेगा, पिस्टल जैसे आप पकड़े हुए हैं तो आपको झटका लगेगा, तो वो आपको जर्क कितना पीछे पिस्टल भागेगा उसको निकालना है। तो हमें V2 कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल आफ्टर फायरिंग जो कि है V2, ये हमें कैलकुलेट करना है V2। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए V2, तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ अ पिस्टल आफ्टर फायरिंग V2 हमें कैलकुलेट करना है। और अब यहाँ से बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, तो वहाँ पे पूरा आप लिख लीजिए। तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन है ना, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 और प्लस m2 v2। तो m1 की वैल्यू आपकी है वही 0.03 इंटू u1 आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस m2 आपका 1.5 kg, और इसमें u2 कितना है, u2 इसका भी 0 है, तो इक्वल टू m1 कितना है, m1 आपका 0.03 और v1 आपका देखिए 100 है, 100 मीटर पर सेकेंड, और प्लस m2 है ना, यहाँ लिख देते हैं प्लस m2 आपका 1.5 इंटू v2 आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये आपका 0 हो गया, ये भी प्लस 0 हो गया, इक्वल में आपका 0.303 इंटू 100 हो गया, और प्लस 1.5 v2 हो गया। तो इसको इधर ले आइए, जिस टोटल 0 हो गया है ना, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, और आपका दिस इम्प्लाइज दैट ये इधर आ जाएगा 1.5 इंटू v2 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको v2 इक्वल टू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो v2 इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, v2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो v2 कितना हो जाएगा 3/में 1.5 पॉइंट हटा दीजिए, 30 हो गया, 15 टू ज़ा दैट इज़ v2 इक्वल टू, और यहाँ एक ध्यान रखिए ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस में -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है आपकी जो रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ अ गन है, गन जो है बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी ठीक है, तो इसलिए -2 मीटर पर सेकेंड, ये v2 आ गई। दिस इज अ रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, नोट करिए। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। तो मैं आप एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ बुलेट लीव्स अ राइफल विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ बुलेट की दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, एंड द राइफल ऑफ मास 2.5 kg। यहाँ राइफल का मास जो है पिस्टल का वो 2.5 kg है, रिकॉयल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर रिकॉयलिंग वेलोसिटी बुलेट की दे रखी है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द मास ऑफ द बुलेट का यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको जो उसमें आंसर था वो दे रखा था, और बाकी बिफोर कोलिजन तो मोमेंटम 0 ही होगा, ठीक है, पहले इसमें बाद वाले ही मोमेंटम आपको यूज़ करना है। तो कैलकुलेट करिए, इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।